हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास यूजीसी नेट और एचपी सेट, अगर आप पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस से देने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की लेकर आई हूं मैं। और इसमें हम 100 वन लाइनर पीवाईक्यूज रीड करने वाले हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी, क्योंकि हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं खींचेंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए उसके लिए आज की क्लास रहेगी। तो 100 बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं आज की क्लास में, जिसमें से हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट या एचपी सेट किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ। चाहे पेपर नंबर 1 हो, चाहे पेपर नंबर 2 हो, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। बाकी अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सी टैट है, एसपी टैट है, और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिए, और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए शुरू करें। फर्स्ट यूनिट है हमारी राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन हमारा या पीवाईक्यू हमारा आ रहा है, वो ये है, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि आपको पता है थ्योरीज में जो है वो ज्यादातर बुक्स ही पूछी जाती हैं, उनके राइटर्स पूछे जाते हैं, तो वो हम बहुत अच्छे से आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो बुक का नेम है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसके लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये लिखी गई है अल्फ्रेड कोवन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड कोवन के द्वारा। नेक्स्ट है इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो किसने, अवधारणा है वो किसने दी है? तो वो दी है फ्रांसिस फुकुयामा ने। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा ने जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा दी है। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता। पॉजिटिव लिबर्टी के प्रमुख समर्थक विचारक कौन थे? तो टी एच ग्रीन जो थे वो सकारात्मक जो एक तरह से लिबर्टी थी उसके समर्थक थे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो जॉन रॉल्स की है। ठीक है, किसकी है? जॉन रॉल्स की है ये पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन टी एच ग्रीन का है। ठीक है, टी एच ग्रीन का है कि राज्य का आधार जो है वो शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। ये कथन टी एच ग्रीन का है। नेक्स्ट है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ठीक है, न्याय शक्तिशाली का हित है। ये जो है वो थ्रेसी मैकस का जो है वो वर्ड है। ठीक है, थ्रेसी मैकस का ये कथन है, उनकी कोटेशन है ये। नेक्स्ट है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत जो है, ठीक है, उसके उस थ्योरी के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन जो है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी का मुख्य लक्ष्य जो है वो है लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसकी अवधारणा से जुड़े दार्शनिक कौन है? तो मिशेल फुको जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। ठीक है, मिशेल फुको का नाम आपने याद रखना है। बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतकार कौन माने जाते हैं? तो बहुसंस्कृतिवाद जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जिसके विल कमलिका जो है वो माने जाते हैं सिद्धांतकार। ठीक है, विल कमलिका। ठीक है। अब दूसरी यूनिट के 10 क्वेश्चंस देखते हैं हम। दूसरी यूनिट का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो रहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम 11th नंबर क्वेश्चन की, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है मनुष्य, ये अरस्तु का, एरिस्टोटल का कथन था। ठीक है, किसका था? अरस्तु का ये कथन था कि मनुष्य जो है वो स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। नेक्स्ट है प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक जो है रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है, सब टाइटल क्या है?
तो रिपब्लिक, हमारा पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया कि रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, ठीक है, प्लेटो की पुस्तक है। और इसका उपशीर्षक यानी कि सब टाइटल क्या है, तो इसका सब टाइटल है न्याय से संबंधित, ठीक है, कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, जो सब टाइटल है, वो है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस, ठीक है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क से व्यक्ति संप्रभु है, ये किसका कथन था, तो ये जेएस मिल का कथन था, ठीक है। इस यूनिट से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी यूनिट से देखने को मिलते हैं। तो ये जो कहा है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क से ऊपर, मस्तिष्क पर व्यक्ति जो है वो संप्रभु है, ये जेएस मिल का कथन था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस के लेखक कौन है, तो द प्रिंस के जो लेखक हैं वो निकोलो मैकियावली हैं, ठीक है। निकोलो मैकियावली जो है उनकी रचना है द प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जीन जैक रूसो हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम भी एक एग्जाम में पूछा गया था, रूसो का पूरा नाम जीन जैक आपने याद रखना है, जीन जैक रूसो इनका पूरा नाम है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। द प्रिंस मैकियावली की है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीन जैक रूसो की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रूसो की सामान्य सामान्य इच्छा जो है यानी कि जर्नल बिल का क्या अर्थ था, जो रूसो ने एक जर्नल बिल दी थी उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है संपूर्ण समाज के लोक कल्याण की वास्तविक इच्छा, ठीक है। संपूर्ण समाज के लोक कल्याण की वास्तविक इच्छा जो है उसका जर्नल बिल का अर्थ है। उपयोगितावाद जो है उसके जनक किसे माना जाता है, तो उपयोगितावाद के जनक जनक जो माना जाता है जेरेमी बेंथम को माना जाता है। जेरेमी बेंथम जो थे वो उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है द्वंद द्वंदात्मक भौतिकीवाद जो है, भौतिकवाद जो है उसकी प्रसिद्ध अवधारणा किसने दी थी, तो द्वंदात्मक भौतिकीवाद की कार्ल मार्क्स के द्वारा अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट है दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, बात ये मुख्य बात किसे बदलना है, ठीक है। दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, मुख्य बात इसे बदलना है, ये किसका कथन था, ये कार्ल मार्क्स का ही कथन था और कार्ल मार्क्स ने ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अवधारणा भी दी थी और यही इनका कथन था कि दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है लेकिन मुख्य बात तो इसे बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन की में प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को कैसा बताया है, तो थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है। उसके बाद इसने प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा बताया है, तो इसने कहा है मानव का स्वभाव स्वार्थी है, क्रूर है, पाश्विक है और एकाकी है, ठीक है। तो ये थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में कहा था, जिसका जमकर विरोध हुआ था। उसको एक तरह से जो था वो पुस्तकालय में के बाहर जो था वो एक कृत्रिम रूप से इसको जलाया भी गया था, ठीक है। तो ये लेवियाथन जो है थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय, नेक्स्ट यूनिट है हमारी भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट्स थे उनके रिलेटेड आता है हमारी अगली यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन नंबर 21 आता है, कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो राज्य के किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, राज्य के सप्तांक सिद्धांत का वर्णन जो है वो मिलता है कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें सिद्धांत किस राज्य के किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो सप्तांक सिद्धांत का वर्णन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है कि महाभारत का कौन सा पर्व जो है मुख्य रूप से राज धर्म शासन कला और नीति से संबंधित है, तो वो है शांति पर्व, ठीक है। शांति पर्व जो है वो संबंधित है राज धर्म से, शासन कला से और नीति से। दलितों और शोषितों की आवाज उठाने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो सीधा भी पूछा जा सकता था आपसे, तो लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पीछे की, आपसे पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी किससे संबंधित है, तो गुलामगिरी जो है दलितों और शोषितों की आवाज उठाने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो ये लिखा है ज्योतिबा राव फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक है ये गुलामगिरी। नेक्स्ट है जाति का विनाश, ठीक है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े जातिवाद के विरोधक थे, ठीक है। ये मानते थे कि जो जाति है, कास्ट है, वो कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अहिंसक संविधानों पर आधारित
सत्याग्रह और सर्वोदय की अवधारणा किसने दी थी? तो सत्याग्रह और सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि नव मानववाद जो है, ठीक है, नव मानववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो एम एन राव थे, ठीक है, एम एन राव जो थे वो नव मानववाद के प्रवर्तक थे। भारतीय समाज के पुनर्गठन के लिए सप्त क्रांति, ठीक है, 7 रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? भारतीय समाज के पुनर्गठन के लिए ये नारा जो था राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था, सप्त क्रांति का नारा, ठीक है। नेक्स्ट है 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति जो टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1974 आपने याद रखना है। और किसकी सरकार के विरुद्ध किया था? इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध किया था। ये जयप्रकाश नारायण का आह्वान था, जिसमें संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रिवॉल्यूशन का नारा इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के मूल रूप जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज जो है वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और 1909 में ये पुस्तक जो थी वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति के अनुसार राज्य के सप्तांग अंकों में कोश की क्या अर्थ है? तो कोश का अर्थ क्या है? राज्य का खजाना यानी कि वित्त अवस्था, वित्त व्यवस्था जो है वो कोश कहलाती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था ग्रेवियल आलमंड ने, ठीक है, आमंड ने, ग्रेवियल आमंड ने जो पॉलिटिकल कल्चर शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन करने वाली पुस्तक द सिविक कल्चर, ठीक है, द सिविक कल्चर के लेखक कौन है? तो सिविक कल्चर के लेखक आमंड और वर्बा हैं, ठीक है। कौन है? आमंड और वर्बा। राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया है? तो राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो डेविड ईस्टन का है। किसका है? डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट है अल्पतंत्र का लौह नियम, ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की जो है वो किस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो अल्पतंत्र का लौह नियम जो है ये रॉबर्ट मिशेल्स का है, ठीक है। किसका है? रॉबर्ट मिशेल्स का। अभिजन वर्ग जो है, ठीक है, एलाइट थ्योरी जो है वो इससे संबंधित द पुस्तक रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास के लेखक कौन है? तो गेटानो मोस्का जो है वो रूलिंग क्लास के लेखक हैं। आधुनिकीकरण और वैश्विक असमानता से संबंधित निर्भरता सिद्धांत जो है, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, उसके मुख्य विचारक कौन हैं? तो उसके मुख्य विचारक हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी के मुख्य विचारक हैं आंद्रे गुंडर फ्रैंक, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं समझना है कि ऐसे ही है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है उसका सबसे मुख्य और अनिवार्य लक्षण क्या है? तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसका मुख्य और अनिवार्य लक्षण है कि कार्यपालिका और विधायी पालिका के बीच पूर्ण शक्ति पृथकीकरण होता है। द्विदलीय प्रणाली यानी कि 2 पार्टी सिस्टम जो है उसका सबसे उत्तम और जीवंत उदाहरण कौन सा देश है? तो उसका सबसे उत्तम और जीवंत उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, द्विदलीय प्रणाली यहाँ पर है, ठीक है, यूएसए में भी और यूनाइटेड किंगडम में भी। नेक्स्ट है कि राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 मुख्य लक्षण समानता, क्षमता और विभेदीकरण किसने बताए हैं? तो लुइसन पाई ने ये बताए हैं, ठीक है, 3 लक्षण। नेक्स्ट है लोकतंत्रीकरण की लहरों पर आधारित द पुस्तक द थर्ड वेब जो है वो उसके लेखक कौन है? तो द थर्ड वेब जो है उसके लेखक हैं सैमुअल पी हंटिंगन, ठीक है, हटीगटन, ठीक है, हटीगटन जो है वो द थर्ड वेब के लेखक हैं सैमुअल, ठीक है, सैमुअल आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। और अगर आपने इन यूनिट्स को और इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, तो आपका जो एग्ज़ाम है एचपी सेट का या यूजीसी नेट का वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा।
नेक्स्ट यूनिट हमारी चल पड़ती है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस। 5 यूनिट चल पड़ी है यहाँ से। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद जो है, रियलिज्म जो है, उसके शास्त्रीय सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो उसके शास्त्रीय सिद्धांत का जनक जो माना जाता है, हंस जे मॉर्थेंग्यू को माना जाता है। ठीक है, मॉर्गे थाउ को माना जाता है। ठीक है, मॉर्गे थाउ। ठीक है, तो यथार्थवाद के शास्त्रीय सिद्धांत के जनक हंस जे मॉर्थेंग्यू माने जाते हैं। मॉर्गे थाउ द्वारा लिखित अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मार्गदर्शक पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशनल्स। पॉलिटिक्स अमंग नेशनल जो है वो मॉर्गे थाउ द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मार्गदर्शक पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है नव यथार्थवाद। नियो रियलिज्म जो है उसके संरचनात्मक यथार्थवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो केनेथ वॉल्टज हैं। ठीक है, नव उदारवाद जो है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो वो है वैश्विक सहयोग, मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा दुविधा जो है, सिक्योरिटी डिलेमा जो है, उसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन हार्टज ने ये प्रयोग किया था। बिना सैन्य बल के संस्कृति और नैतिक प्रभाव द्वारा काम मनवाने वाला सॉफ्ट पावर शब्द के जनक कौन है? सॉफ्ट पावर जनक जो है, सॉफ्ट पावर शब्द जो है उसके जनक हैं जोसेफ नाई। ठीक है, जोसेफ नाई। शीत युद्ध की समाप्ति और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत मुख्य रूप से किस बड़ी घटना से हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन से हुआ था। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्षता का जो औपचारिक संगठन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर, कौन से ईयर में? 1961 में। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में ये पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की विपदास्पद जो अवधारणा है वो किसने दी थी? सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की किस चार्टर के अध्याय के तहत सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध लगाने या बल प्रयोग करने की शक्ति है? तो ये है अध्याय 4। ठीक है, चैप्टर 4 में ये दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो जो पंचशील समझौता है 1954 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो पीवी नरसिंह राव जो थे उनके कार्यकाल में जो थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखनी है कौन से ईयर में? 1991 में ये इसकी शुरुआत हुई थी और उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। ठीक है, नेक्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी को अधिक आक्रामक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलने की घोषणा 2014 में किसने की थी? तो इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया है। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी को तो ये 2014 में बदला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने, जो वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों को बिना किसी पारस्परिकता के एक तरफा रियायतें देने वाला गुजराल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? इंद्र कुमार गुजराल ने। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है, किस वर्ष किया था? तो ये पहला परमाणु स्माइल बुद्धा के नाम से किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। तो ये किसने किया था? ये किस वर्ष किया था? 1974 में किया था, पोखरण में। ठीक है, कहाँ पर? पोखरण में पहला परमाणु जो परीक्षण था वो किया था और इसका नाम, कोड नेम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। ये भी आपने याद रख लेना है। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में और ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता।
और किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था। भारत की विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता का क्या अर्थ है? तो ऑटोनॉमी का इस सामरिक स्वायत्तता का क्या अर्थ है? बिना किसी बाहरी महाशक्ति या दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज का क्या अर्थ है? नो फर्स्ट यूज का अर्थ है कि भारत किसी भी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। नो फर्स्ट यूज। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक 123 नागरिक परमाणु समझौता किस वर्ष पूर्णतः प्रभावी हुआ था? तो ये 2008 में प्रभावी हुआ था। भारत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जो चाबहार है, बंदरगाह है, ये किस देश में कर रहा है? तो ये कर रहा है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में, ठीक है। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित 10 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 का नेम है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये भाग 3 को मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। तो इनको जो है वो भारत संविधान के भाग का मैग्ना कार्टा या फिर संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी, 42 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल संविधान में हमारे जो था वो मूल कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। उसके बाद 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा इनको जोड़ा गया था और प्रस्तावना में भी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही 3 वर्ष जोड़े गए थे, तो वो भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार या रक्षक जो है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। भारत में योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग गठित किया गया है ये भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 360 जो है 360 जो है उसमें राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल जो है उसकी घोषणा कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये 1983 में केंद्र और राज्य के बीच में जो आयोग का गठन किया गया था वो था सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी कमीशन जो था उसकी सरकारिया, ठीक है, यहाँ पर सरकारी लिखा है। सरकारिया कमीशन जो था उसका गठन किया गया था 1983 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मिला था? तो ये 73वां संवैधानिक संशोधन था जो 1992 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक स्वायत्त निकाय है? तो वो अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो एक स्वायत्त निकाय है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहा जाता है का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, चाहे 6 वर्ष पहले होता है या फिर 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाती है तो उतना ही कार्यकाल जो है वो कैग का रहता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने वाली अंतरराज्यीय परिषद जो है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो उसका गठन जो है 263 के तहत होता है। 263 के तहत जो है वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है वो होता है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन किया जाता है वो 263 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। यूनिट नंबर 8 हमारी चल पड़ती है यहाँ से। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया इसकी यूनिट का नेम है।
और क्वेश्चन नंबर 71 से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय दलीय व्यवस्था पार्टी सिस्टम का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो दलीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति के में दबाव समूहों और मांगों का अध्ययन करने वाली पुस्तक जो है द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक हैं मायरन वीनर, ठीक है। मायरन वीनर जो है वो द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी के लेखक माने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जाति और राजनीति के संबंधों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो रजनी कोठारी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। रजनी कोठारी इसके लेखक हैं। केंद्र में पहली बार पूर्णतः गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार यानी कि जनता पार्टी सरकार किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो ये पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, ठीक है। गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार आई थी, तो ये आई थी पहली बार 1977 में। इसके पहले कांग्रेस ही लगातार सत्ता में थी, तो उसके पहली बार जो जनता पार्टी शासन में आई थी तो वो 1977 में आई थी, 1970 में आई थी। भारत में जनहित याचिका यानी कि पीआईएल जो है उसकी अवधारणा को न्यायिक प्रणाली में लोकतांत्रिक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है न्यायमूर्ति पीएन भगवती को, ठीक है। किसको? न्यायमूर्ति पीएन भगवती को पीआईएल यानी कि जनहित याचिका को न्यायिक प्रणाली में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में दबाव समूहों जो प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं उसकी प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रेशर ग्रुप्स का प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी वर्क जो रहता है वो है कि सरकार की नीतियों को अपने सदस्यों के हितों के अनुकूल प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश करने वाले मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, ठीक है। कौन थे? बीपी मंडल। भारत में क्षेत्रीय दलों रीजनल जो पार्टीज हैं, ठीक है, में तेजी से उदय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो वो क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय अक्षांशाओं आकांक्षाओं में की राष्ट्रीय दलों की के द्वारा अपेक्षा जो की जाती है उसके बाद जो है वो क्षेत्रीय दल बहुत तेजी से उभर कर सामने आए हैं। राज्यों और लोकतंत्र के द्वंद्व पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी किसने लिखी है? द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी लिखी है रजनी कोठारी ने, ठीक है। रजनी कोठारी की दूसरी पुस्तक है ये हमारे सामने, पहली हमने देखी अभी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और दूसरी है द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है दल बदल को रोकने के लिए संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो 52वां संवैधानिक संशोधन था उसमें 10वीं अनुसूची जो थी वो जोड़ी गई थी, ठीक है। 1985 में ये 10वीं अनुसूची जो थी वो जोड़ी गई थी दल बदल को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हमारी लोक प्रशासन। यूनिट नंबर 9 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कारण किसे लोक प्रशासन का जनक जो है वो कहा जाता है? तो लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जनक वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन जो थे उनका प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये भी क्लियर हो जाता है कि वुड्रो विल्सन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो वुड्रो विल्सन की पुस्तक थी जो 1887 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1887 में, 1887 में। प्रशासनिक संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत यानी कि क्लासिकल थ्योरी जो है उसके प्रमुख प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो उसके प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं हेनरी फ्योल, ठीक है, और लूथर गुलिक। हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक जो थे वो क्लासिकल थ्योरी यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। लूथर गुलिक द्वारा जो प्रशासनिक कार्यों का वर्गीकरण के लिए किस सिद्धांत का संक्षिप्त शब्द जो है वो प्रतिपादन किया गया था? तो पोस्ट कॉर्ब शब्द था, ठीक है। POSTCORB, ठीक है। इसका जो संक्षिप्त शब्द का प्रतिपादन किया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। नेक्स्ट है औद्योगिक कार्यकुशलता को बढ़ाने वाले वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो था उसके जनक कौन थे? तो उसके जनक थे FW टेलर, ठीक है। FW टेलर के द्वारा दिया गया था वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत।
कारखानों में के माहौल में मानवीय तत्वों का अध्ययन करने वाले मानव संबंध सिद्धांत में ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी थी उसके प्रणेता कौन थे? तो एल्टन मियो के द्वारा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी वो दी गई थी। प्रशासनिक व्यवहार में निर्णयन सिद्धांत यानी कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो थी उसका तार्किक प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका तार्किक प्रतिपादन किया था हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, निर्णयन सिद्धांत का। ठीक है, हर्बर्ट हर्बर्ट साइमन ने इसका प्रतिपादन किया था, निर्णयन सिद्धांत का, डिसीजन मेकिंग थ्योरी का। नौकरशाही के आदर्श प्रारूप जो है आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इसके व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका व्यवस्थित सिद्धांत मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था। आपने ये याद रखना है कि नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। विकास प्रशासन जो है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उस शब्द को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज गेंट को जाता है। ठीक है, जिसको जॉर्ज गेंट को। नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय के आधार पर बनने वाला प्रथम मीनोब्रुक सम्मेलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1968 में, मीनोब्रुक सम्मेलन। ठीक है, मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट है, ये यूनिट नंबर 10, भारत में शासन और लोक नीति, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम किस संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये 2013 में ये लोकपाल और लोकायुक्त युक्त अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। ठीक है, नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आरटीआई अधिनियम जो लागू किया गया था वो किया गया था 2005 में, 2005 में जो है वो सूचना का अधिकार पारित किया गया था। सरकारी योजनाओं और कानूनों को मूर्त रूप देने वाली लोक नीति पब्लिक पॉलिसी निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है लोक नीति का कि जनता की समस्याओं का समाधान और लोक कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिक चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई थी? तो ये यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 1991 में नागरिक चार्टर की सुविधा या अवधारणा सबसे पहले शुरू की गई थी। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई गवर्नेंस की का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लाभ है लाल फीताशाही की समाप्ति और पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण। भारत में प्रशासनिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने वाले द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी के अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोइली थे। ठीक है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा देने वाला मनरेगा योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो वो दी जाती है 100 दिनों तक। ठीक है, 100 दिनों तक मनरेगा के तहत जो है वो रोजगार की गारंटी दी जाती है। भारत सरकार में थिंक टैंक नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो थिंक टैंक में जो नीति आयोग का अर्थ है वो पूर्ण रूप है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है सुशासन या गुड गवर्नेंस की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने लोकप्रिय बनाया था? तो वो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, की रिपोर्ट ने बनाया था 1989 और 1992 में ये रिपोर्ट आई थी। तो ये गुड गवर्नेंस की अवधारणा को विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय संस्था को लोकप्रिय बनाने वाली विश्व बैंक था। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हमने 100 क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में पढ़ लिए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास में ये क्वेश्चन रहे और आई होप कि आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में, एचपी सेट के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी टाइम बहुत कम बचा है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपका फाइनल रिवीजन आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर दें।
और लाइक भी कर दें क्लास को अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और मुझे तो लगता है कि आप अगर इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हो, एक-एक क्वेश्चन को याद कर लेते हो, तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे नंबर से क्वालीफाई हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।